Dear students, Namaskar. This is Mr. R.R. Tiwari and I welcome you to my YouTube channel English by R.R. Tiwari. My dear students, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से 12वीं कक्षा के लिटरेचर पर्सन को पढ़ाने जा रहा हूँ, है ना। मैं आज जो पाठ पढ़ाऊँगा वो आपके रेनबो पार्ट 2 लिटरेचर की बुक है, जिसका नेम क्या है, रेनबो पार्ट 2। उसी का पहला चैप्टर मैं आप लोगों के लिए पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग पेन पेपर को लेकर अपने सामने बैठ जाएंगे। जो भी हार्ड मीनिंग्स होंगे मैं उनको बताऊंगा, बोर्ड पर लिखूंगा और आप लोग बोर्ड से हार्ड मीनिंग्स को उतारने का प्रयास करेंगे। तो मेरे बातों को ध्यान से सुनेंगे। मैं आप लोगों के लिए यह वीडियो देने जा रहा हूं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण लेसन है। रेनबो पार्ट 2 से इस लेसन को लिया गया है और रेनबो पार्ट 2 का यह पहला ही चैप्टर है, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे क्योंकि लिटरेचर पर्सन है। जब तक पंक्तियां समझ में नहीं आएगी तो इस पर आधारित जो क्वेश्चंस होंगे उनको आप ढंग से नहीं लिख पाएंगे। तो मेरी बातों को केयरफुली सुनेंगे। द नेम ऑफ द लेसन इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर मीन्स इंडियन का मतलब भारतीय, सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता और कल्चर का मतलब संस्कृति। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। इस पाठ को हमारे बहुत जाने माने लीडर लिखे हैं जो वर्ल्ड फेम के हैं, जिसका नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इस एसे का रूप दिया है। आप देखेंगे कि इस एसे के माध्यम से, इस स्टोरी के माध्यम से, इस एक्सट्रैक्ट के माध्यम से गांधी जी हमारी सभ्यता के विषय में क्या बता रहे हैं और विश्व की अन्य सभ्यताओं के विषय में क्या बता रहे हैं। तो सभ्यता के विषय में बताने के पहले मैं गांधी जी के विषय में कुछ बताऊंगा, जो अथर्स इंट्रोडक्शन के रूप में आपके पुस्तक में दिया गया है। तो मैं एक एक पंक्तियों को पढ़ने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे, है ना। और पढ़ते समय मैं अर्थ बताऊंगा, अर्थ पर, मीनिंग्स पर विशेष ख्याल रखेंगे। बता रहा है कि मोहनदास करमचंद गांधी was born in 1869 and died in 1948। मोहनदास करमचंद गांधी, चूंकि पश्चिम में बेटे के नाम के साथ पिता का नाम भी जोड़ा जाता है, इसलिए महात्मा गांधी के नाम के साथ मोहनदास करमचंद गांधी ऐसा नाम आया है। तो इसी में इनके पिताजी का नाम भी इंक्लूड है। चूंकि पश्चिम में जब नाम पूछा जाता है ना, तो पिताजी के नाम को भी, है ना, बेटे के नाम के साथ इंक्लूड कर दिया जाता है। तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो ही वॉज बॉर्न इन 1869 एंड डाइड इन 1948। इनका जन्म 1869 ईस्वी में तथा मृत्यु 1948 ईस्वी में हुई थी। मेरे बातों पर ख्याल करेंगे। गांधी जी का डेट ऑफ बर्थ और गांधी जी का डेट ऑफ एक्सपायरी जरूर याद रखेंगे। आपके 12वीं कक्षा की फाइनल परीक्षा में यह आ सकता है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, व्हेन वाज गांधी जी बॉर्न एंड व्हेन ही वाज डाइड। तो ध्यान रखेंगे। तो मोहनदास करमचंद गांधी वाज बॉर्न इन 1869 एंड डाइड इन 1948। यानी कि गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी में तथा मृत्यु
1948 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ओके। गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी में तथा मृत्यु 1948 ईस्वी में हुई थी। पॉपुलरली नोन एज बापू, पॉपुलरली का मतलब मुख्यतः, नोन एज बापू, ये बापू के नाम से जाने जाते हैं। पॉपुलरली, आई एम राइटिंग द नेम ऑफ दिस चैप्टर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। written by Mahatma Gandhi. Born in 1869 and died in 1948. ओके, दिखाई पड़ रहा है ना? तो पॉपुलरली नोन एज बापू, इन्हें मुख्यतः बापू के नाम से जाना जाता है। पॉपुलरली, आई एम राइटिंग द मीनिंग, पॉपुलरली का मतलब होगा मुख्यतः। पॉपुलरली नोन एज बापू, इन्हें मुख्यतः बापू के नाम से जाना जाता है। और द फादर ऑफ नेशन, अथवा इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी को मुख्यतः बापू एवं फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। was more a spiritual leader than a politician, बता रहा है कि गांधी जी was more a spiritual leader than a politician, ये एक राजनीतिज्ञ से कहीं अधिक आत्मिक नेता थे। क्या? स्पिरिचुअल, SPIRITUAL, स्पिरिचुअल का मतलब होता है आत्मिक। क्या होता है बाबू? आत्मिक। अथवा क्या होता है जी? इसे धार्मिक भी कहा जा सकता है। पॉपुलरली नोन एज बापू और एज द फादर ऑफ नेशन was more a spiritual leader than a politician, ये एक राजनीतिज्ञ से अधिक मोर का प्रयोग किया गया है। और मोर का मतलब अधिक, ये एक राजनीतिज्ञ से कहीं अधिक कैसे नेता थे? तो आत्मिक नेता थे, अथवा इन्हें धार्मिक नेता भी कहा जा सकता है। ओके, फिर आई रिपीट दिस लाइन अगेन, पॉपुलरली नोन एज बापू और एज द फादर ऑफ नेशन was more a spiritual leader than a politician, मुख्यतः बापू अथवा राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते थे, है ना? वे कहीं राजनीतिज्ञ से अधिक धार्मिक अथवा आत्मिक नेता के रूप में जाने जाते थे, है ना? बता रहा है he successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule. He successfully used, successfully ये तो कॉमन वर्ड है, सक्सेसफुली का मतलब क्या होगा? सफलतापूर्वक। He successfully used truth and non-violence, non-violence, none, N-O-N VIOLENCE, नॉन वायलेंस का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स अहिंसा। क्या होता है?
अहिंसा। ट्रूथ का मतलब होता है सत्य। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज चीफ वीपन्स। वीपन्स का मतलब औजार, हथियार। WEAPONS, हथियार कह सकते हैं इसको, अथवा इसे औजार कह सकते हैं, जो भी हो। He successfully used truth and non-violence as chief weapons against the British rule। यानी इन्होंने ब्रिटिश रूल यानी अंग्रेजों के शासन के अगेंस्ट में, विरोध में, है ना, एज चीफ वेपन्स, मुख्य हथियार के रूप में सक्सेसफुली यूज्ड, सफलतापूर्वक प्रयोग किया। किसका बाबू? तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा का। ऐसे भी गांधी जी को सत्य और अहिंसा का पुजारी माना जाता है। तो इन्होंने अपना जो भी काम किया सत्य और अहिंसा के बल पर ही अपने कार्यों को इन्होंने संवारा। तो ये बता रहा है ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। यानी अंग्रेजों के शासन के विरोध करने के लिए इन्होंने अपने मुख्य हथियार के रूप में सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा का खोज किया, है ना। एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंट, और भारत को आजादी दिलाने में सहायता की। गेन, GAIN, गेन का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। GAIN, गेन का मतलब होता है प्राप्त करना। और माय डियर स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंस का मतलब आजादी, है ना। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंट। इन्होंने सफलतापूर्वक अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपने मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का खोज किया और भारत को आजाद करने में सहायता की। ओके, ठीक है। फ्रॉम 1915 till 1948, फ्रॉम 1915 till 1948, यानी 1915 ईस्वी से लेकर 1948 ईस्वी तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। इन्होंने पूरी तरह से भारतीय राजनीति पर शासन किया। डोमिनेट, DOMINATE, डोमिनेट का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? तो शासन करना। क्या होता है? शासन करना। तो बता रहा है आपका बुक, फ्रॉम 1915 till 1948 ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। 1915 ईस्वी से लेकर 1948 ईस्वी तक इन्होंने पूरी तरह से भारतीय राजनीति पर शासन किया, है ना। He died at the hands of a fanatic on 30 जनवरी 1948, है ना। इस महान आत्मा की मृत्यु हो गई। किसके हाथों? तो एक फैनेटिक के हाथों। फैनेटिक का मतलब पागल, FANATIC, फैनेटिक। और फैनेटिक का मतलब होता है पागल। एक पागल के हाथों, है ना, इनको शूट कर दिया गया। आपके बुक में उस फैनेटिक का नाम नहीं दिया है नाथुराम गॉडसे, उस फैनेटिक का नाम है जो इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंग्लिश के अपने समय में प्रोफेसर रहा करते थे। तो बता रहे हैं कि ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक, उनकी मृत्यु एक पागल के हाथों हो गई
कब बाबू? तो ऑन 30 जनवरी यानी 30 जनवरी को, है ना, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को एक पागल के हाथों इनकी मृत्यु कर दी गई, है ना। हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, इनकी आत्मकथा है जिसका नाम दिया गया है माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, है ना। ऑटोबायोग्राफी, AUTOBIOGRAPHY, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स आत्मकथा, आत्मकथा। ऑटोबायोग्राफी, सेल्फ स्टोरी को ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। तो इनके आत्मकथा नामक पुस्तक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, है ना। उनके इस ऑटोबायोग्राफी का नाम है His autobiography, My Experiment with the Truth, and the numerous articles that he wrote for Young India, और वे ढेर सारे आर्टिकल्स जिन्होंने यंग इंडिया के लिए लिखा, युवा भारत के लिए लिखा। His autobiography, My Experiment with the Truth, and numerous articles that he wrote for Young India, और ढेर सारे अनुच्छेद, ढेर सारी बातें, है ना, जिन्होंने युवा भारत के लिए लिखी। एंड द स्पीचेज दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, और वे भाषण, जिन भाषणों को उन्होंने भिन्न भिन्न अवसरों पर दिया, ओकेजन्स, OCASSIONS, ओकेजन्स का मतलब अवसर, है ना। तो कह रहा है न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, बहुत सारे अनुच्छेद, बहुत सारी बातें, है ना, जिनको इन्होंने बताया। एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, और वे भाषण, जिन भाषणों को, जिन स्पीचेज को इन्होंने अन्य अन्य अवसरों पर दिया। रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, ये केवल, है ना, एक वास्तविक विचारक ही नहीं मानते हैं। इनके भाषणों को सुनने से, आर्टिकल्स को पढ़ने से ऐसा लगता है कि ये केवल एक सच्चे विचारक ही नहीं थे। थिंकर का मतलब क्या होता है? विचारक। थिंकर मीन्स माय डियर स्टूडेंट्स विचारक। और रिवियल REVEAL प्रकट करना। इनके आर्टिकल्स को पढ़ने से, इनके स्पीचेस को सुनने से ऐसा नहीं लगता है कि ये केवल सच्चे विचारक ही थे, इसके साथ साथ ये कुछ और थे। बट ऑल्सो अ ग्रेट मास्टर ऑफ चास्ट, बट ऑल्सो अ ग्रेट मास्टर ऑफ चास्ट। ये एक सच्चे विचारक के साथ साथ, है ना, ग्रेट मास्टर ऑफ चास्ट, है ना, पवित्रता के परम पुजारी भी थे, है ना। ये एक सच्चे विचारक के साथ साथ पवित्रता के परम पुजारी भी थे। और मैं आपको बता दूं कि परम पुजारी ही, है ना, सच्चा पवित्र व्यक्ति हो सकता है, बन सकता है ना। तो ये इनके भाषणों को देखने से, है ना, ऐसा ही केवल नहीं लगता है कि ही वाज ओनली अ रियल थिंकर, है ना, ट्रू थिंकर, बट ऑल्सो अ ग्रेट मास्टर ऑफ चास्ट। ये पवित्रता के परम पुजारी भी थे, है ना। आइडियोमेटिक इंग्लिश, और ये अपने भाषणों में मुहावरेदार अंग्रेजी का प्रयोग करते थे।
आइडियोमेटिक का मतलब क्या होता है? मुहावरेदार। आइडियोमेटिक मीन्स क्या होता है बाबू माय डियर स्टूडेंट्स? तो आइडियम का मतलब मुहावरा होता है और आइडियोमेटिक का मतलब क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स? मुहावरेदार। ओके, बता रहा है कि इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है अंश, भाग, है ना? और फॉलोइंग का मतलब निम्न, नीचे लिखा हुआ। तो कह रहा है कि इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, है ना? जो प्रस्तुत पाठ है ये इनके स्पीच से लिया गया एक एक्सट्रैक्ट है, एक अंश है, जिस अंश का नाम दिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो वही यहाँ लिखा जा रहा है कि इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, प्रस्तुत भाग भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इस भाग के माध्यम से गांधी जी हमारे सभ्यता के विषय में बता रहे हैं, है ना? हमारी सभ्यता कैसी है? अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, है ना? मजबूत नींव वाली सभ्यता। जिस सभ्यता का क्या नाम रखा गया है? भारतीय सभ्यता। साउंड का मतलब क्या होता है? मजबूत, SOUND। साउंड का मतलब मजबूत। और फाउंडेशन का मतलब क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स? फाउंडेशन को हम भारतीय सभ्यता की नींव कह सकते हैं। तो इन दिस एक्सट्रैक्ट गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, है ना? इस भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति शीर्षक पाठ में गांधी जी हम भारतीयों से हमारी सभ्यता की मजबूत नींव के विषय में बता रहे हैं कि हमारी सभ्यता कैसी है। तो साउंड फाउंडेशन, जिसका फाउंडेशन कैसा है? तो साउंड है। हमारी सभ्यता की नींव मजबूत है। मजबूत किस सेंस में कहा जा रहा है? आगे पैराग्राफ्स को मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को क्लियर होते चला जाएगा। तब तक आप लोग इंट्रोडक्शन को समझें। गांधी जी के विषय में कुछ मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, जैसा कि आपकी पुस्तक बता रही है। तो कह रहा है कि गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी भारतीय सभ्यता के मजबूत नींव के विषय में बता रहे हैं। विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, है ना? विच हैज सक्सेसफुली स्टूड विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो कि समय के साथ सफलतापूर्वक जो है कि नहीं डटी हुई। समय बदल गया, युग चेंज हो गया, लेकिन हमारी सभ्यता में कोई परिवर्तन नहीं आया। यही हमारी सभ्यता की खूबसूरती है, यही हमारी सभ्यता की सुंदरता है। आगे आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को खुद ब खुद समझ में आएगा कि हमारी सभ्यता अपने नींव पर क्यों टिकी हुई है और हमारी सभ्यता की सुंदरता अभी तक बरकरार क्यों है। देखेंगे तो बता रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो समय के साथ अभी भी डटी हुई है, टिकी हुई है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी, कह रहा है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन की टेंडेंसी क्या है, प्रवृत्ति क्या है, उनका मुखौटा क्या है। तो कह रहे हैं द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी
है ना, ये मेटीरियलिटी को बढ़ावा देती है ना, क्या करती है, भौतिकता को उजागर करती है। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, स्पेलिंग देखेंगे प्रिविलेज का, PRIVILEGE, PRIVILEGE, इसको स्वाधिकार कहा जा सकता है ना। तो कह रहा है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मेटेरियलिटी, है ना, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है कि नहीं, पश्चिमी सभ्यता, है ना, मेटीरियलिटी को बढ़ावा देती है, भौतिकता को बढ़ावा देती है ना, कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, इसलिए ये भारतीय सभ्यता से मेल नहीं हो सकती है, मेल नहीं खा सकती है, क्योंकि दैट इलेवेट्स द मोरल बीइंग, क्योंकि हमारी सभ्यता नैतिकता को उजागर करती है। इलेवेट्स, ELEVATE का मतलब होता है उजागर करना, उजागर करना। ओके, अंडरस्टैंड। The Western civilization, which has the tendency to privilege materialism, and our civilization, that means Indian civilization, है ना, which has the tendency to elevate moral being, है ना। एक तरफ पश्चिमी सभ्यता आधुनिकता के विषय में बताती है, तो दूसरी ओर हमारी पुरानी सभ्यता जो अभी भी अपने नींव पर अडिग है ना, नैतिकता के विषय में बताती है। हमारी सभ्यता नैतिकवान होने को कहती है ना, और पश्चिमी सभ्यता जो है कि नहीं, है ना, भौतिकता को बढ़ावा देती है, पदार्थवाद को बढ़ावा देती है। हमारी सभ्यता स्पिरिचुअलिज्म को बढ़ावा देती है, आत्मिकता को बढ़ावा देती है, धार्मिकता को बढ़ावा देती है, मोरल फाइबर को बढ़ावा देती है, मोरल विंग्स की बढ़ावा देती है ऑन द अदर हैंड। और दूसरी तरफ पाश्चात्य सभ्यता केवल और केवल मेटेरियलिज्म को उजागर करती है। तो मेरे ख्याल से हमको ऐसा लगता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के अथर के इंट्रोडक्शन के विषय में आपको भली बात समझ में आ गया होगा। नाउ आई एम गोइंग टू टीच योर लेसन, है ना। मैं अब आपके लेसन को पढ़ाने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टीच यू द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस स्पीच, ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट, है ना। इस अंश के प्रथम, है ना, गद्यांश को आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप लोग देखेंगे जो भी हार्ड मीनिंग होगा। मैं बार बार कहता हूँ कि जब मेरे साथ बैठे तो पेन और पेपर को अपने साथ लेकर बैठे, ताकि पढ़ाने के क्रम में मैं जो भी हार्ड मीनिंग्स को लिखूं आप लोग अपने कॉपी में उतारें। देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, थ्रू द फर्स्ट पैराग्राफ एंड इन द ओपनिंग लाइन महात्मा गांधी सेज, है ना, प्रथम गद्यांश के माध्यम से गांधी जी बता रहे हैं कि आई बिलीव, माय डियर स्टूडेंट्स लिसन टू मी अटेंटिवली, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुनेंगे। गांधी जी बता रहे हैं कि आई बिलीव, मुझे विश्वास है, मैं विश्वास करता हूं, दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड, कि भारतीय सभ्यता जो विकसित हो चुकी है। इवॉल्व का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, तो विकसित होना। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड। आई रिपीट दिस लाइन अगेन। गांधी जी सेज सो, गांधी जी ऐसा बताते हैं
कि आई बिलीव, मुझे विश्वास है, मैं विश्वास करता हूं, दैट कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड, भारतीय सभ्यता जो विकसित हो चुकी है, इसे विकसित करने की आवश्यकता नहीं, ये स्वतः विकसित हो चुकी है। इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड, बीटेन का मतलब यहां पर मिटाना होगा, हटाना होगा, इसे विश्व से हटाया नहीं जा सकता। हमारी सभ्यता ऐसी सभ्यता है, इसकी रूट इतना नीचे चला गया है कि चाह कर भी यदि लोग चाहें तो हमारी सभ्यता को, है ना, हमारे देश से लोग अलग नहीं कर पाएंगे। इस पंक्ति का अर्थ यही बता रहा है कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड, मुझे विश्वास है कि भारतीय सभ्यता जो विकसित हो चुकी है उसे विश्व से हटाया नहीं जा सकता। देखेंगे यहां से मैं प्रोज सेक्शन दे रहा हूं और मीनिंग लिख रहा हूं फर्स्ट पैराग्राफ का, है ना, पैरा फर्स्ट। मैं आप लोगों की सुविधा के लिए पैराग्राफ का नेम भी दे रहा हूं, पैरा फर्स्ट, और इसका मीनिंग लिख रहा हूं इवॉल्व, EVOLVE का मतलब होता है विकसित होना। आई बिलीव, मुझे विश्वास है, दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड, भारतीय सभ्यता जो विकसित हो चुकी है उसे संसार से बीट नहीं किया जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। ओके, बता रहा है नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। द सीड्स, वे बीज, सीड्स का मतलब छोटा सा मीनिंग है, लिख लेंगे, परहैप्स आप जानते होंगे। करे कि नथिंग कैन इक्वल, कोई बराबरी नहीं कर सकता, किसका, द सीड्स, है ना, इन बीजों का, है ना, सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, जिन बीजों को हमारे पूर्वजों ने बो दिया है। एंसेस्टर्स, AN स्पेलिंग लिख रहे हैं CESTORS, और एंसेस्टर्स का मतलब होगा माय डियर स्टूडेंट्स पूर्वज। बता रहे नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। व्हाट टाइप ऑफ बीज आवर एंसेस्टर्स हैज सोन, ये किस तरह का बीज हमारे पूर्वजों ने बो रखा है। तो कोई चावल का बीज नहीं, चना का बीज नहीं, गेहूं का बीज नहीं, ये सभ्यता रूपी बीज है। हमारे पूर्वजों ने हमारी सभ्यता की जिस बीज को बो दिया है ना, उस बीज का मुकाबला किसी भी देश की सभ्यता रूपी बीज नहीं कर सकती है। इन अदर वर्ड्स, सिंपली वी कैन से, हमारे पूर्वजों ने हमारी सभ्यता को जैसा बना दिया है वैसी किसी भी देश की सभ्यता नहीं बन सकती है। किसी भी देश की सभ्यता रूपी बीज हमारी सभ्यता रूपी बीज का मुकाबला नहीं कर सकती है। ऑलरेडी गांधी जी से नथिंग कैन इक्वल, कोई बराबरी नहीं कर सकता है। किसका बाबू, तो द सीड्स, उन बीजों का, है ना, जिसे हमारे एंसेस्टर्स ने बोया है। तो किन बीजों को बोया है माय डियर स्टूडेंट्स, तो सभ्यता रूपी बीज को बोया है। हमारी सभ्यता का मुकाबला विश्व के किसी भी देश की सभ्यता नहीं कर सकती है। गांधी जी हैज गिवन सो मेनी एग्जांपल्स फॉर इट, है ना, गांधी जी ने इसके लिए ढेर सारा अन्य अन्य देशों की सभ्यताओं का एग्जाम्पल दिया है। थोड़ा सा देखेंगे, विचार करेंगे। मैं इन बातों को खुद से नहीं बता रहा हूँ, आपकी टेक्स्ट बुक बता रही है, बता रहा है कि रोम वेंट, कहीं देश नहीं जाता है बाबू, वहाँ का संस्कार चला जाता है, वहाँ की रुतबा चली जाती है।
वहां का कल्चर चला जाता है, वहां की सिविलाइजेशन चली जाती है। तो लिख रहा है रोम वेंट, रोम चला गया। दैट मीन्स इसका मतलब क्या होगा, रोम की सभ्यता का पतन हो गया। रोम वेंट मीन्स रोम की सभ्यता इस दुनिया से चली गई। ग्रीस शेयर द सेम फेट, और जैसा हाल रोम की सभ्यता का हुआ वही हाल ग्रीक की सभ्यता का हुआ। न रोम की सभ्यता एग्जिस्ट बरकरार रह पाई और ना ही ग्रीक की सभ्यता बरकरार रह पाई। द माइट ऑफ फारोज वाज ब्रोकन। मिस्र में पहले फारोज का शासन चलता था। फारोज एंसेंट रूलर्स होते थे, प्राचीन समय में शासक होते थे जो कि मिस्र में हुआ करते थे। अब मिस्र में फारो शासक कहाँ गया उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। यानी मिस्र की सभ्यता का भी पतन हो गया। फारोज वाज ब्रोकन, माइट ऑफ द फारोज वाज ब्रोकन, यानी मिस्र के फारोज का भी अंत हो गया। माइट का मतलब शक्ति, MIGHT, माइट का मतलब होता है बाबू शक्ति। तो बता रहा है माइट ऑफ फारोज वाज ब्रोकन, है ना, फारो की शक्ति भी समाप्त हो गई। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, और जापान तो पूरी तरह से वेस्टर्नाइज्ड हो गया। जापान की सभ्यता का पूरी तरह से पश्चिमीकरण हो गया, पूरी तरह से मेटेरियलिस्टिक बन गई जापान की सभ्यता, पूरी तरह से जापान की सभ्यता का आधुनिकीकरण हो गया। और क्या बता रहा है, ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड। अरे मेरे भाई, चाइना की सभ्यता के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि चाइना की सभ्यता कहाँ गई, है ना। बट इंडिया स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन। लेकिन थोड़ा सा भारत की सभ्यता को देखकर देखें, बता रहा है कि इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर, यानी भारत की सभ्यता स्टिल अभी भी समहाउ और अदर, किसी न किसी प्रकार से क्या है, साउंड एट द फाउंडेशन, अपने नींव पर मजबूती पूर्वक अड़ी हुई है, डटी हुई। डू यू अंडरस्टैंड? समझ रहे हैं कि व्हाट गांधी जी वांट्स टू से, गांधी जी क्या कहना चाहते हैं। गांधी जी totally completely explains about our civilization that no other civilization in this world, यानी विश्व में ऐसी कोई भी सभ्यता नहीं है जो हमारी सभ्यता यानी भारतीय सभ्यता की मुकाबला कर सके, है ना। टू प्रूव इट, इसे सत्यापित करने के लिए गांधी जी हैज गिवन अस सो मेनी एग्जांपल्स हियर। गांधी जी ने बहुत सारे, है ना, पुख्ता सबूतों को पेश किया। रोम वेंट, जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, चाइना नथिंग कैन बी सेड, माइट ऑफ फारोज वाज ब्रोकन, रोम वेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी बातों को बताया है। तो इससे प्रतीत होता है कि द सीड्स ऑफ civilization that has sown by our ancestors, है ना, हमारे पूर्वजों ने सभ्यता की जिस बीज को बो रखा है उस बीज का मुकाबला किसी भी देश की सभ्यता नहीं कर सकती। ऐसा मैं नहीं, ऐसा आपका टेक्स्ट बुक ही बता रहा है। ये गांधी जी के मुंह से निकले हुए आवाज है जो इस समय में आप तक मैं प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। समझे? बता रहा है कि द पीपुल ऑफ यूरोप लर्नड देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीक। यूरोप के लोगों ने, है ना, ग्रीक के लोगों की सभ्यता का नकल किया। लर्न देयर लेसन यानी सभ्यता रूपी लेसन को पढ़ा। किससे? तो बता रहा है द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीक, और रोम अथवा ग्रीक के लोगों से, है ना, यूरोप के लोगों ने अपनी सभ्यता के विषय में सीखा, है ना। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी,
जो अपने जस पर ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। ग्लोरी, वैभव, सुंदरता। GLORY, ग्लोरी का मतलब सुंदरता। वैभव, यश, कृति। अपने जस को बरकरार नहीं कर सकी, है ना। बता रहा है कि यूरोप के लोगों ने, है ना, रोम के लोगों से जिस सभ्यता का नकल किया वो सभ्यता ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई, है ना। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, है ना, उन लोगों से सभ्यता के विषय में सीखने की कोशिश में द यूरोपियन इमेजिन दैट दे विल फाइट द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीक एंड रोम। यूरोप वालों को ऐसा महसूस हुआ, यूरोप वालों ने ऐसा महसूस किया कि हम लोगों को ग्रीक अथवा रोम की सभ्यता का नकल नहीं करना चाहिए, वाइड परित्याग करना चाहिए। AVOID, वाइड का मतलब परित्याग करना। हमें इन सभ्यताओं का नकल नहीं करना चाहिए, इन सभ्यताओं को अपने यहाँ लागू करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, है ना। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, ऐसी दयनीय स्थिति है वहां के सभ्यताओं की। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, पिटिएबल का मतलब दयनीय। PITIABLE, PITIABLE, पिटिएबल का मतलब दयनीय। ओके, तो मैंने इस पाठ का फर्स्ट पैराग्राफ समाप्त कर दिया। हार्ड मीनिंग्स को सिलसिलेवार मैंने लिख दिया है। अगला वीडियो मैं जब प्रस्तुत करूंगा तो आप लोग बताएंगे, जो भी इसमें का हार्ड मीनिंग होगा मैं अगले वीडियो में, है ना, क्लियर करने का प्रयास करूंगा। सेकंड पैराग्राफ को देखा जाए, बता रहा हूं मैं, समझेंगे। क्या ठीक है, उतार लिए हैं आप लोग, देखेंगे। बिठा रहा हूं अब मैं। सेकंड पैराग्राफ में जो हार्ड मीनिंग्स होंगे उसको मैं लिखूंगा और आप लोग उतारेंगे। Now, through the second paragraph, Gandhiji says about our civilization. Gandhiji explains about our civilization in wider sense. समझेंगे कैसे हमारी सभ्यता के विषय में गांधी जी बता रहे हैं। In the midst of all this, India remains immovable and that is her glory. बता रहे हैं कि in the midst of all this, इन सारे विश्व की सभ्यताओं के बीच, मिडस्ट ऑफ फ्रेज है जिसका मतलब होता है के बीच, सॉरी मिडस्ट ऑफ फ्रेज नहीं, प्रीपोजिशन है जिसका मतलब क्या होता है बाबू, के बीच। तो कह रहा है कि इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। भारतीय सभ्यता इमूवेबल है, अडिग है, और इसका अडिग रहना ही, है ना, इसकी क्या है बाबू, कीर्ति है, जस है, वैभव है, सुंदरता है। बहुतों ने हमारी सभ्यता में अपनी सभ्यताओं को लगाना चाहा, लेकिन हम लोगों ने, हम भारतीयों ने, है ना, विश्व की अन्य सभ्यताओं का नकल नहीं किया। क्यों बाबू? क्योंकि हमारी सभ्यता जैसी है हम लोग के लिए
ठीक है, और ऐसी ही हमारी सभ्यता होनी चाहिए। देखेंगे आगे, बता रहे गांधी जी, इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज अवर ग्लोरी। इमूवेबल, अडिग। सेकेंड पैराग्राफ बताने जा रहा हूं, पैरा सेकेंड। मिडस्ट ऑफ के बीच इमूवेबल और डिग ग्लोरी का मतलब सुंदर है ना। तो बता रहा है कि इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज अवर ग्लोरी। भारतीय सभ्यता अडिग है और यही हमारे सभ्यता की सुंदरता है। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया। वाह, हमारी सभ्यता अच्छी है तो हमारे ऊपर दोषारोपण किया जाता है। यही संसार है। अच्छे को व्यक्ति कोई अच्छा नहीं कहता, बुरे को बहुत अच्छे कहते हैं, लेकिन अच्छे को कोई अच्छा करने वाला नहीं होता है। देखिए ना, हमारी सभ्यता अच्छी है तो हमारी सभ्यता पर चार्ज लगाया जा रहा है। क्या जी? इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड। यहाँ के लोग बहुत असभ्य होते हैं। और क्या होते हैं जी? इग्नोरेंट, किसी भी चीज के विषय में जानते नहीं है, अजनबी होते हैं, एंड स्टोलिड, हट्ठी होते हैं। तो स्टोलिड का मतलब क्या होता है बाबू? हट्ठी, जिद्दी। जिद्दी। गांधी जी सेज हियर दैट इट इज चार्ज अगेंस्ट इंडिया। ये भारत की सभ्यता के विरोध में दोषारोपण किया जाता है। दैट हर पीपुल आर अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड। यहाँ के लोग असभ्य होते हैं, अजनबी होते हैं, किसी भी चीज की जानकारी नहीं होती, और जिद्दी होते हैं, जिद्दी, है ना। दैट इट इज सॉरी, हाँ, that it is not possible to induce them to adopt any changes। कह रहा है कि that it is not possible, यह संभव नहीं है ना। क्या है जी? यह संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? to induce them to adopt any changes, है ना। हम भारतीयों को किसी भी परिवार का किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए कोई देश कहे तो ये हमारे देश की सभ्यता के लिए संभव नहीं है ना। आई रिपीट दिस लाइन अगेन, दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस, है ना, देम टू एडॉप्ट एनी चेंजेस, यानी उन्हें एडॉप्ट करवाने के लिए, एडॉप्ट का मतलब स्वीकार करना, एडॉप्ट का मीन्स, एडॉप्ट का मतलब स्वीकार करना। यदि किसी भी प्रकार की सभ्यता रूपी बात को स्वीकार करने के लिए कहा जाए तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर इंडियंस, ये हम भारतीयों के लिए संभव नहीं है ना। इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। ये हाँ, ये दोष है, लेकिन हमारे दोष के विरुद्ध नहीं, अगेंस्ट आवर मेरिट, हमारे गुण के विरुद्ध दोषारोपण है। बात समझ रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स? हाँ, ये चार्ज है, ये दोषारोपण है, सही है, लेकिन ये हमारे गुण के विरुद्ध दोषारोपण है ना।
किसी के गुण के विरुद्ध दोषारोपण करना ये अच्छी बात नहीं है। तो वास्तव में ये बता रहे गांधी जी, इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। हाँ, ये चार्ज है, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये चार्ज हमारे गुण के विरुद्ध है, हमारे दोष के विरुद्ध। What we have tested and found true on the anvil of experience, anvil, ANVIL, anvil का मतलब निहाई होता है माय डियर स्टूडेंट्स, अथवा आधार इसे कह सकते हैं। अपनी सभ्यता के विषय में गांधी जी बता रहे हैं कि इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, यह चार्ज है लेकिन हमारे गुण के विरुद्ध है। व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस वी डेयर नॉट चेंज। करें कि हमने अपने अनुभव के आधार पर, अपने अनुभव के निहाई पर, अपनी सभ्यता के जिस स्वाद को चख रखा है, वी डेयर नॉट चेंज इट, हमें इसमें बदलाव करने की हिम्मत नहीं हो सकती है, हम इसमें परिवर्तन करने का साहस नहीं कर सकते हैं। वी डेयर नॉट चेंज इट, डेयर का मतलब हिम्मत करना, डेयर मीन्स हिम्मत करना, साहस करना, है ना। बता रहे व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, व्हाट वी हैव टेस्टेड ट्रू एंड फाउंड ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस वी डेयर नॉट चेंज इट। हमने अपने सभ्यता के जिस स्वाद को टेस्ट कर लिया, चख लिया, है ना, उस स्वाद से हम अलग नहीं हो सकते। हम में ऐसी हिम्मत नहीं हो सकती कि हम अपने सभ्यता रूपी स्वाद को अपने से अलग कर दें, है ना। Many thrust their advice upon India, बहुतों ने भारत में अपने सभ्यता को घुसाना चाहा। थ्रस्ट, THRUST, थोपना, THRUST, थ्रस्ट का मतलब थोपना। बहुतों ने अपने विचारों को थोपा, रखा, घुसाया, है ना। कहना कि मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया एंड सी रिमेन्स स्टडी, लेकिन हमारी सभ्यता जैसी थी वैसी है। स्टडी का मतलब स्थिर, STEADY, STD का मतलब स्थिर होता है। हमारी सभ्यता पहले भी इमूवेबल थी, अभी भी इमूवेबल है, और जैसी स्थिति आज के परिवेश में देखा जा रहा है, वो बता रहा है कि इन द फ्यूचर भी हमारी सभ्यता इमूवेबल ही रहेगी, है ना। तो कह रहा है मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, बहुतों ने अपने विचारों को इंडिया में थोपना चाहा, एंड सी रिमेन्स स्टडी, लेकिन हमारी सभ्यता वैसे ही स्थिर है। दिस इज हर ब्यूटी, और हमारी सभ्यता की स्थिरता ही हमारी सभ्यता की सुंदरता है। इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, यही हमारी उम्मीद का क्या है, अवलंब है, आधार है, यही हमारी उम्मीद के लिए सहायक है। इट इज द सीट एंकर, सीट एंकर का मतलब क्या होता है, सुरक्षा। यही हमारी आशा की सुरक्षा है, यही हमारी अवलंब की जो है कि नहीं सुरक्षा है ना।
तो आज 2 पैराग्राफ पढ़ाकर मैं अपने लेक्चर को बंद करने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक मेरे आर्टिकल्स को पढ़ेंगे। मैंने कहीं अलग से नहीं, आपका एकेडमिक चैप्टर ही पढ़ा हूँ, खास करके 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए जो है ना 12वीं के फाइनल एग्जाम में शामिल होने वाले हैं। मैं पुनः बता दूं, आपको करीब करीब 10 लेसन्स पढ़ने हैं और उन 10 लेसन्स में सबसे महत्वपूर्ण लेसन है जिस लेसन को आज आप लोगों ने पढ़ा, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। गुड बाय, वी विल मीट अगेन।